Here me Piyush with a new amazing podcast, educational podcast. और हमारे साथ हैं आज शैलेशा गुप्ता, जिन्होंने आईआईटी दिल्ली में सीट पाई है, वो भी कोटा से प्रिपरेशन करने के बाद। तो आज हम एक कोटा की जर्नी जानेंगे, आईआईटी दिल्ली तक जाने की जर्नी जानेंगे कि कोटा में कैसे प्रिपरेशन हुई थी, और साथ में एलन से पढ़ी हुई हैं तो एलन का भी एक्सपीरियंस जानेंगे। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। तो आपकी स्कूलिंग लाइफ, चाइल्डहुड लाइफ कैसी थी? बियॉन्ड द रैंक पहले बात करते हैं। स्कूलिंग जैसे मैं कोटा से ही हूँ, तो स्कूलिंग लाइफ लाइक इनिशियली 10th क्लास तक तो लाइक मैंने नॉर्मल स्कूलिंग ही करी है। तो स्कूलिंग मतलब काफ़ी फन सी थी, काफ़ी मज़े करते थे हम लोग स्कूल में। हम लाइक जो जो भी ऐसे सिर्फ ऐसा नहीं था कि पढ़ाई वढ़ाई ही कर रहे हैं। साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर्स जैसे स्पोर्ट्स हो गया, मैं बैडमिंटन खेलती थी स्कूल में। और मैं स्कूल में जैसे आर्ट वर्क वगैरह उस और जो भी सारी अलग-अलग सोसाइटीज़ रहती है, असेंबलीज़ वगैरह होती थी, उसमें भी काफ़ी एक्टिवली मैंने पार्ट लिया था। लाइक जो स्कूल लाइफ लाइक नॉर्मल रहती है बच्चों की, वैसी ही लाइक नॉर्मल स्कूलिंग करी है मैंने क्लास 10 तक तो कोटा में। तो हुँ। आपकी तो आपने जैसे बताया आपकी स्कूलिंग लाइफ कैसी थी, तो आप स्कूलिंग में एज ए सिंसियर स्टूडेंट थे? क्योंकि अभी आईआईटी दिल्ली मिला है, बहुत सारे जो स्टूडेंट ऑडियंस देखेगी उन्हें डाउट रहेगा कि क्या जो आईआईटी दिल्ली में ये रैंक पार के आप गई हैं, क्या उससे पहले भी आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट हुआ करती थी? मतलब हाँ, बोल सकते हैं स्कूल में मतलब ऑनेस्टली मैं थी थोड़ी सिंसियर स्टूडेंट्स में से। पढ़ाई के लिए मतलब लाइक स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सीरियस रहती थी, मतलब मार्क्स अच्छे आने चाहिए, इन सब को लेके थोड़ा पर्टिकुलर तो मैं थी, वो तो था। आपकी स्कूलिंग लाइफ कहाँ से हुई है? स्कूलिंग मेरी कोटा से ही हुई है। सोफिया गर्ल्स स्कूल था हमारा, एंड कोटा से ही किया मैंने स्कूलिंग। तो फिर आपकी स्कूलिंग कोटा से हुई है, तो फिर ये 10th में आपके क्या परसेंटेज रहे हैं? साथ में आपने क्या, आपका एम था कि हाँ आईआईटीज में ही जाना है? बहुत सारे अभी बच्चे का अभी 10th का पेपर हुआ है, तो वो डाउट्स में रहते हैं कि मुझे क्या लेना चाहिए। आपने कैसे डिसाइड किया था? फर्स्ट ऑफ 10th की परसेंटेज मेरी 96.8 थी। सेकेंडली मेरा आईआईटी में जाने का प्लान लाइक जब मैं क्लास 8th में थी, तो उस टाइम पे ही लाइक मुझे थोड़ा इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैथ्स वगैरह करने में मुझे मज़ा आता था। तो लाइक मैंने अपनी मर्ज़ी से ही विलिंगली जाके पापा-मम्मी को बोला था कि मतलब कि मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है। मतलब वो काफ़ी स्मूथ सा था, मतलब हमारे घर पे ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं हुआ था कि क्या लेना है, करना है। बस मैंने बोला कि मेरे को मैथ्स पसंद है, मेरे को इंजीनियरिंग करना है। पापा ने कहा कि ठीक है, कर लो। वैसे सा ही था। तो वैसे मैंने चूज़ कर लिया था कि मेरे को मैथ्स में ही जाना है। 8th क्लास से फिक्स था मतलब ऑलमोस्ट। आपने बताया आपको 8th क्लास में इंजीनियरिंग रोबोटिक्स में इंटरेस्ट था, तो ये इंटरेस्ट कहाँ से आया? हुँ। किसी ने इंस्पायर किया उसके रिगार्डिंग्स, या किसी की वीडियो देख के आप इंस्पायर हुए थे उस समय? उस टाइम पे एक्चुअली में कोविड-19 लॉकडाउन चल रहा था, तो उस टाइम पे सब हम लोग घर पे ही रहते थे, तो थोड़ा इंटरनेट वगैरह का एक्सेस हम लोगों को मिलने लग गया था। हम ऐसे यूट्यूब वगैरह थोड़ा ज़्यादा देखने लगे थे। तो उस टाइम पे मैं उधर उस टाइम पे व्हाइट हैट जूनियर करके एक प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा पॉपुलर हुआ था, कोडिंग वगैरह से रिलेटेड था वो। तो उनकी मैंने एक वर्कशॉप ली थी। तो फिर वो प्लेटफ़ॉर्म तो ख़ैर मैंने छोड़ दिया था, बट उधर से मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे रिसर्च किया उसके बारे में, और इंटरनेट वगैरह पे देखा, वो सब करने लगी। तो फिर कोडिंग वगैरह में मेरा इंटरेस्ट जब डेवलप हुआ, फिर उसमें मैं वेबसाइट्स वगैरह बनाने लग गई थी। तो फिर उधर से इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया था मेरा। आप मतलब क्लास 8 से ही कोडिंग स्टार्ट कर चुके हैं? हुँ, हुँ, हुँ। तो आपकी क्लास 10th में इतने अच्छे परसेंटेज आने के बाद जब आपने पीसीएम दिया, तो जैसा अभी जो बच्चे पीसीएम लेंगे, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है जब 10th टू 11th जाते हैं, जब ये जंप होता है 10 टू 11 का, तो उसे कैसे, उस गैप को आपने फिल किया? साथ में कोटा में एलएम चूज करने का क्या आपका मोटिव था? तो पहले तो लाइक हाँ, 10th से 11th पे जाता है तो पढ़ाई का एकदम लेवल चेंज हो जाता है। बट क्योंकि जैसे कि मैं ऑलरेडी कोटा से ही हूँ,
तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा लेवरेज इधर मिला था कि मुझे पहले से पता था कि ऐसा होता है। मतलब क्योंकि जो बच्चे इधर जेईई की प्रिपरेशन करने आते हैं, तो जैसे हमारे घर में भी हॉस्टल है, हमारे दूसरे भी बाहर हॉस्टल्स हैं, तो हमें पता है कि बच्चे आते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ती है थोड़ी। तो मतलब कि मैंने थोड़ा प्री-अज़्यूम किया हुआ था कि थोड़ा टफनेस लेवल होता है, इसलिए मैंने 10th में खुद से ओलंपियाड्स वगैरह के लिए थोड़ी प्रिपरेशन की थी। जैसे हमारे पहले एनटीएससी होता था हमारे टाइम पे, वो खैर हुआ नहीं था हमारे साल में, तो फिर मैंने एसटीएससी दे दिया था उसकी जगह। बट हाँ, मैंने ऐसे थोड़े बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाहर के, उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। थोड़ा अपना लेवल अपग्रेड करने के लिए थोड़ा बहुत मैंने 10th में 11th का खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैं सेल्फ स्टडी से ही किया था, कोई कोचिंग वगैरह नहीं की थी मैंने 10th में। 10th तक कोई मैं ना तो कभी ट्यूशन गई थी, ना ही कोई कोचिंग गई थी। हाँ, सेल्फ स्टडी से मैंने ऑनलाइन वगैरह यूट्यूब से देख के बुक्स खरीद के और वैसे थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, तो गैप उससे थोड़ा कवर हो गया था मेरा। तो मेरे को इतना 11th-12th में बहुत ऐसा नहीं लगा था कि कुछ बहुत ज़्यादा टफ पढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब हाँ, इतना लेवल रहता है। तो इससे पहले भी किसी ने आपके घर में आईआईटी जेईई या फिर नीट की प्रिपरेशन किया था पहले से? मेरे पापा और चाचू दोनों इंजीनियर हैं। बट हाँ, दोनों में से आईआईटीएन तो नहीं है दोनों। पापा ने स्टेट कॉलेज से किया है और चाचू वीआईटी से किए हुए इंजीनियरिंग। हाँ, उसके पहले मामा, बहुत दूर के कज़िन मामा के एक बेटे ने आईआईटी क्रैक किया था, वो आईआईटी रुड़की में थे। उसके सिवाय फैमिली बैकग्राउंड में इंजीनियर्स है, आईआईटीएन जितने नहीं हैं। तो उसके बाद आपने, जैसे आप प्योर कोटा से ही हैं, तो कोटा में एलएन चूज करने का क्या वो था, मोटिव था? प्लस और भी कोचिंग्स हैं, आपने स्कॉलरशिप टेस्ट भी दिए होंगे, तो क्या उसके रिगार्डिंग्स थे? कोटा का एक्सपीरियंस क्या था वहाँ पे एलएन में ज्वाइन करने के बाद? मैंने 10th के बाद जैसे कोचिंग जॉइन करनी होती है, तो मैंने ऑलमोस्ट हर कोचिंग का टेस्ट दिया था और लाइक स्कॉलरशिप्स वगैरह देखी थी मैंने, एनालाइज की थी कि कौन कितनी दे रहा है और उनके जो भी उनका मॉक टेस्ट हुआ था उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था। बेसिकली मेजरली तो उसी पे देखा था, क्योंकि मुझे पता था कि जेई का टफनेस लेवल अच्छा रहता है। तो अगर कोई कोचिंग अपना मॉक टेस्ट ही इतना आसान सा बना रही है, तो मतलब उनका जेई का कंटेंट इतना अच्छा ना हो, ये मैंने थोड़ा देखा था। तो एलन का जो हमारा टेस्ट उन्होंने लिया था, टैलेंट टेस्ट जो उस टाइम पे होता है, उसका मुझे थोड़ा ठीक लेवल लगा था। तो वन ऑफ द रीजंस वाज दैट। फिर मैं इधर कोटा में भी तलवंडी में ही रहती हूँ, व्हिच इज़ लाइक वन ऑफ द सेंट्रल एरियाज़। लाइक मेरे घर के पीछे एलन की 2 बिल्डिंग है, आगे 4 बिल्डिंग है। तो मैंने मतलब वैसे भी देखा हुआ है कि मतलब इन जनरल उनकी सिलेक्शन रेशियो अगर वैसे देखें, तो वो भी लाइक बेटर थी एज़ कम्पेयर्ड टू दूसरी कोचिंग। तो दैट वर सम ऑफ द रीजंस। वैसे मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता है। मोस्टली एट द एंड जो मैंने रियलाइज़ किया था कि वो बच्चे पे ज़्यादा डिपेंड करता है कोचिंग की जगह। मटीरियल हाँ, थोड़ा बहुत लाइक मैटर करता है कोचिंग का भी, बट ऑलमोस्ट कोटा की हर कोचिंग का मटीरियल सेम ही रहता है, इतना डिफरेंस नहीं आता है मटीरियल में। ज़्यादातर बस लाइक जो बच्चे लाइक पढ़ लेते हैं कंसिस्टेंटली उनका हो जाता है, जो नहीं करते हैं, जो छोड़ देते हैं बीच में, उनका नहीं होता है, वैसा रहता है। तो आपने एलन कोटा से पढ़ा है, और अभी एक जैसे कंट्रोवर्शियल टाइप की चल रही थी कि मिशन जीत करके शोभित निर्वाण भैया ने स्टार्ट किया है। तो उनमें बात ये चल रही थी कि एज अ बैच डिवाइड होते हैं, कि बैच अपर लेवल, बैच डाउन, मतलब एज अ स्टूडेंट के हिसाब से कि वो कितना परफॉर्म कर रहा है, उसके रिगार्डिंग्स बैच डिसाइड होती है। तो एलन में आपकी कौन हुँ। सी बैच थी, और क्या इम्प्रूवमेंट्स होते हैं बैच में? एलन में 11th में तो मैं नॉर्मल बैच में थी, जो जिसमें एक्चुअली 11th में बैचेस डिवाइड होते भी नहीं है। एलन में या तो ऐसा रहता है कि लाइक इफ बच्चे 6th क्लास से पढ़ रहे हैं उनके वहाँ पे और बहुत ज़्यादा रेगुलरली टेस्ट में परफॉर्म किए हुए हैं, तो उनका अलग बैच रहता है। उसके सिवाय जो बच्चे 11th से जॉइन करते हैं, उनमें कोई बैच डिवीजन नहीं रहता है, उनको ऐसे रैंडमली ही डिवाइड किया जाता है बैचेस में। फिर 11th में जब उनके टेस्ट होते हैं हमारे हर महीने, उसके बेसिस पे फिर बच्चों को 12th में बैचेस में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस।
और मतलब मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी फ़ेयर ही है, क्योंकि फिर उसी के बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग उनको उनके पीयर्स मिलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग टीचर्स मिलते हैं, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे जेईई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और मतलब कि सबको पता है कि कुछ सिलेक्टेड बच्चों का ही सिलेक्शन होने वाला है। तो तुम लोगों को मतलब उन बच्चों को जो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनको एक अच्छा पीयर ग्रुप मिलना चाहिए, मतलब कि उन्हें अगर जो साथ में उनके बच्चे हैं वो भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं और वो उनके साथ में है, तो उनको थोड़ा कॉम्पिटिशन फ़ील होता है, तो काम करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर उनको ऐसे बच्चों के साथ रख रहे हैं जो लाइक मेहनत नहीं करते हैं या जो इतना सीरियस नहीं है, तो उनको लगेगा कि सब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि उस बच्चे का भी मोटिवेशन कम हो जाए। एंड देन फिर टीचर्स भी उसी अकॉर्डिंग अलॉट होते हैं, तो अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, एक नॉर्मल बच्चा है, जैसे मैं थी, मैं 11th में जॉइन की, मैंने 11th में पूरा मेहनत करी एंड देन 12th में आई गॉट अ गुड बैच। मुझे अच्छे टीचर्स मिले, मेरे साथ वाले पेयर्स ऑलमोस्ट मेरे लेवल के थे जो मुझसे बेटर ही परफॉर्म कर रहे थे यार, तो फिर उससे मुझे भी एक लाइक पुश मिलता था कि सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी करनी है। तो लाइक पढ़ने वाले बच्चों के लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल, और जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं मेहनत कर रहे हैं, तो उनका तो हम भी क्या ही कर सकते हैं। मतलब अगर वो मेहनत करते तो अगेन उनका भी बैच चेंज होता है। लाइक 12th में भी इफ अगर तुम्हें इनिशियली अच्छा बैच नहीं मिला है, बट अगर तुम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो, तो लाइक बैचेस वो लोग वापस चेंज कर देते हैं। तो वही है कि जो अच्छा पढ़ रहे हैं उनको अच्छे बैचेस मिल रहे हैं। तो क्या बैच का क्या ऑर्डर होते हैं? इतना क्लियर कुछ अलोकेशन रहता नहीं है, वो लोग नए बैचेस वगैरह बनाते रहते हैं उनके हिसाब से, जैसे-जैसे लाइक बच्चों का उनको लॉट मिलता है। बट वैसे रहता है कि जैसे 8 फेजेस हैं, तो हर फेज का अपना 1 या 2 टॉप बैचेस होते हैं और उसके सिवाय दूसरे इधर बैचेस होते हैं समुन्नत में, उसमें ज़्यादातर वही बच्चे रहते हैं जो लाइक बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे ही रहता है ऑलमोस्ट बस। आपका 11th-12th का क्या एक्सपीरियंस था? कैसे मतलब पहले मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ एक्सपीरियंस क्या था? सब्जेक्ट वाइज़ केमिस्ट्री ने तो लाइक हमेशा मुझे थोड़ा सपोर्ट ही किया है, मतलब उसके कारण मेरे मार्क्स बन जाते थे और मैथ्स में थोड़ा मतलब मैथ्स के पहले फिज़िक्स की बात कर लेते हैं। फिज़िक्स मेरा ऐसा था कि 11th में मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था और 12th में मेरा थोड़ा डाउनफॉल आया था फिज़िक्स में एंड मैथ्स वाज़ मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मतलब इवन दो मैथ्स में मतलब मैथ्स करने में मज़ा आता था। केमिस्ट्री में नंबर आते थे बट जैसे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था कभी-कभी। बट हाँ, मैथ्स में नंबर कभी गारंटीड नहीं थे, वो टेस्ट के लेवल पे डिपेंड करता था, बट हाँ, मैथ्स करने में मज़ा आता था। तो सब्जेक्ट्स का ऐसा ही रहता था, थोड़ा चेंज होता रहता था, बट लाइक जब हम लोग पेपर दे रहे होते हैं, तो फिर उसमें मैं इन जनरल सबसे पहले केमिस्ट्री को प्रेफ़र करती थी, फिर फिज़िक्स और फिर मैथ्स। तो जैसे आपने बताया कि आपने क्या ऑर्डर रहता था आपका, तो आप मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स आते थे? स्टार्टिंग्स में कैसे मार्क्स आते थे? लास्ट में कब कैसे आते थे? और साथ में आपको कब लगने लगा कि हाँ, इस बार मेरा हो जाएगा सिलेक्शन? सिलेक्शन का तो मतलब कि जैसे जब 11th में पेपर्स हमने लाइक देना स्टार्ट किए थे, तो मतलब हाँ, मार्क्स थोड़े ऊपर-नीचे होते थे मॉक टेस्ट के, बट मतलब मैंने तो अपने मन में मान ही लिया था कि मतलब कि मुझे तो जाना ही है, मतलब कुछ भी हो जाए, मेरे को तो सिलेक्शन करवाना ही है। तो वैसा मतलब मेरे मन में कभी क्वेश्चन रहता ही नहीं था कि मेरा होगा या नहीं होगा, मुझे था कि नहीं मुझे तो करना ही है। और सेकेंडली मॉक टेस्ट में इनिशियली मतलब 11th-12th में हमें ईज़ी ही पेपर दिए गए थे। पेपर्स मतलब उसमें मार्क्स आ जाते थे। एट द एंड उन्होंने लाइक एक्चुअल लाइक टफ पेपर्स देना स्टार्ट किए थे जब लाइक ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो गया था 12th में। उन्होंने फिर स्कोर के पेपर हमारे होते थे और हमारे प्री स्कोर्स वगैरह भी होते थे। उसमें फिर वो टेस्ट सीरीज़ में वो अच्छे क्वेश्चन देते हैं, ओलंपियाड वगैरह के क्वेश्चंस लाते थे, तो उसमें ऑब्वियसली इतने ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आते थे, मतलब कि वो जे एडवांस के भी थोड़े ऊपर लेवल के ही पेपर होते थे। तो वो थोड़ा टेम्परामेंट वगैरह टेस्ट करने के लिए होते थे। तो हाँ, ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ तो मतलब कि हाँ, स्टार्टिंग में मेरे ज़्यादा बेटर नंबर आते थे व्हेन आई वाज़ इन क्लास 11th एंड 12th, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल आसान होता था। ऑल्दो 12th में मेरे मार्क्स में फिर अगेन थोड़ा डिक्लाइन आया था मॉक्स के, बट दैट डिड नॉट अफेक्ट मी मच, क्योंकि लाइक ऐसा था कि मैं लाइक प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड लाइक हाँ, थोड़ा उन स्कोर्स को देख के मैं अपना ऐसे रियल टाइम में कि अगर मेरे इतने मार्क्स एक्चुअल पेपर में आए होते तो मेरे कितने, मेरी क्या रैंक वगैरह बनती, वो सब मैं थोड़ा एनालाइज करती रहती थी साथ में।
तो आपने ये बताया और साथ में आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होती थी एज कम्पेयर टू मैथ में, वो आपकी जेई मेंस में कैसी होती थी और जेई एडवांस के लिए कैसे होती थी? जैसे मेंस और एडवांस का पेपर दोनों लाइक काफ़ी डिफरेंस है, मतलब कि मेंस वाला पेपर मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता था, मेरे को एडवांस ही ज़्यादा बेटर लगता था, वो मतलब अटेम्प्टिंग के अकॉर्डिंग। और मतलब मेरे जो रैंक थी वो भी एडवांस में लाइक काफ़ी बेटर आई थी मेंस से रिलेटिव, ऑल्दो आई डू नॉट रिमेंबर अपनी मेंस की रैंक इतनी अच्छे से। बट हाँ, क्योंकि मेंस में एक्चुअली वो लोग हमारा स्पीड वगैरह ज़्यादा टेस्ट करते हैं रादर देन हमारी इंटेलिजेंस, कि हमें एक तो स्पीड और एक मेमोरी, तो लाइक हमें क्योंकि मेंस में बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो मेंस के लिए तो वही था कि जितने ज़्यादा मेंस के लिए इतना हमें अलग से प्रिपेयर भी नहीं करवाया था, हमें बस आखिरी के 1 या 2 महीने हमने स्पेसिफिकली मेंस के लिए प्रिपेयर किया था, जिसमें हमने उनके पीवाईक्यूज़ लगाए थे। तो पीवाईक्यू से बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, अगर लाइक ऐसे 10 साल के, 20 साल के पीवाईक्यूज़ लगा लो तो आराम से लाइक मेंस हो जाता है। मैथ्स जो रहता है वो बहुत स्पीड बेस्ड रहता है मेंस का, उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह आती है, सिली मिस्टेक्स भी हो जाती है उसमें, तो वो थोड़ा देखना रहता है, मेंस का मैथ्स थोड़ा रहता है प्रॉब्लमैटिक। उसके सिवाय जो एडवांस रहता है, एडवांस तो पूरा लाइक लॉजिक बेस्ड होता है, कंसेप्चुअल होता है। उसमें वो लोग इतना ज़्यादा आपकी कैलकुलेशंस को टेस्ट नहीं करते हैं, वो लोग मोर आपकी थिंकिंग स्किल्स और लाइक आप कितना ज़्यादा लॉजिक वगैरह बिल्ड कर पा रहे हो क्वेश्चंस के साथ में, वो ज़्यादा टेस्ट करते हैं। तो वही रहता था, और लाइक पेपर स्ट्रैटेजी मेरी थोड़ी चेंज होती रहती थी मॉक्स के साथ में। मैं मतलब हर मॉक में अपनी पेपर स्ट्रैटेजी को काफ़ी टेस्ट करती रहती थी, बिकॉज़ लाइक हमारे सर कहते थे कि एक्चुअली जेईई इज़ 50% ऑफ योर इंटेलिजेंस एंड प्रिपरेशन एंड इट्स 50% ऑफ योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। तो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जेईई में, तो बिकॉज़ वो लाइक जान करके क्वेश्चंस डालते हैं दैट वुड टेक अप योर टाइम, एंड फिर तुम लोग नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो इसलिए अगर नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो उसको लाइक स्मार्टली अभी के लिए छोड़ के आगे बढ़ जाना, और लाइक कैसे करना, ये सब मैं हर पेपर के साथ में चेंज करती रहती थी। बट एट द एंड जो मेरी स्ट्रैटेजी बिल्ड हुई थी वो यही थी कि सबसे पहले जाके केमिस्ट्री करना है। केमिस्ट्री मेरे को आधे घंटे मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है, एंड देन आई वुड गो टू फिजिक्स एंड देन आई वुड गो टू मैथ्स, दोनों के इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस जो मतलब मुझे आते हैं उन्हें अटेम्प्ट करना है, एंड देन उसके बाद में आई वुड हैव अ सेकंड राउंड जिसमें फिर अगेन मैथ्स और फिजिक्स के मीडियम टू टफ लेवल, एंड देन अगर टाइम बचता है देन आई वुड गो टू द टफ क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि लंबे हैं और उनको करने में टाइम लगेगा। तो वैसे फिर मैं लाइक राउंड वाइज करती थी क्वेश्चंस को, मैथ्स और फिजिक्स से। केमिस्ट्री को मैं ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही खत्म करने की कोशिश करती थी, मतलब राउंड्स में चाहते थे मैं पेपर करने के लिए। जैसे अभी जेई मेंस सेकंड के लिए कुछ 20 डेज रह गया है, तो आपके लास्ट 20 डेज में जब मेंस से पहले का क्या एक्सपीरियंस था और कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे, रिवीजन कैसे कर रहे थे? मेंस का रिवीजन मतलब इम्पोर्टेंट होता है काफ़ी, उसमें मेजरली हमें वही देखना होता है, क्वेश्चंस वगैरह ट्राई कर लो और शॉर्ट नोट्स बना के रखने चाहिए। ऑल्दो मैंने कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, मतलब टू बी वेरी स्पेसिफिक, मुझे लगता था काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था मुझे लिखने में, और फिर इतने कंसाइज होते भी नहीं थे मेरे। तो हमें एलन वालों ने ही बुकलेट दी हुई थी, तो उसी को मैं पढ़ लेती थी कभी-कभी। मेजरली उसमें फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह थोड़ा याद करना रहता है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के मॉड्यूल्स वग़ैरह रहते हैं, तो वो थोड़ा पढ़ लेना रहता है। रिविज़न काफ़ी अच्छे से कर लेना चाहिए एटलीस्ट मेंस के लिए तो। उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, और मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ऑलमोस्ट मतलब ठीक-ठाक परसेंटाइल आ गया था कि मेरे को सेकंड अटेम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो उसके बाद मैं थोड़ा वो हो गई थी, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतने नहीं आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हाँ, आई डिड गिव द सेकंड अटेम्प्ट थो जस्ट कि मेरी परसेंटाइल इम्प्रूव हो जाए। तो इम्प्रूवमेंट के लिए दिया था, बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद से ही एडवांस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो आपने एडवांस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो आपने जैसे बताया कि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में उतनी परसेंटाइल नहीं है जितने आपने एक्सपेक्ट किया था। तो क्या डिफरेंस लगा आपकी जनवरी अटेम्प्ट में, अप्रैल अटेम्प्ट में? क्योंकि अभी बच्चे जो पेपर देने जाएंगे अप्रैल अटेम्प्ट में, किसी का जनवरी अटेम्प्ट अच्छा गया होगा, किसी का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा नहीं गया होगा। तो क्या स्ट्रेटजी चेंज करना चाहिए उन्हें? मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनमें तो ज़्यादातर का पेपर अटेम्प्ट एक सेकंड, नेटवर्क एरर हो गया।
अटेम्प्ट 1 में 98.99 था, तो मतलब कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैं बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड सी थी कि मेरे को बहुत ही कम लगा था ये। तो इसलिए फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था, तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेरा 99.4 बना था, तो वो फिर भी लाइक ठीक है, वो भी मुझे इतना अच्छा तो नहीं लगा था, बट ठीक है मेंस के अकॉर्डिंग था कि 99.4 बन गया सेकंड अटेम्प्ट पे, तो वैसे ठीक है। बट जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगी कि मेंस इतना मतलब कि अगर आईआईटी में ही जाना है, तो फिर मेंस पे इतना फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वन्स यू हैव लाइक, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वो किया था कि यार 98.99 आया है, मुझे तो और ज़्यादा चाहिए, इवन दो कट ऑफ 93 है। तो इतना लाइक करने की ज़रूरत नहीं होती है वैसे। बट हाँ, अगर 99 के ऊपर परसेंटाइल आ रही है तो इट इज़ कंसिडर्ड गुड। उसके ऊपर फिर एडवांस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ज़्यादा मेंस के ऊपर फ़ोकस नहीं करना चाहिए। तो आपने एलन में पढ़ाई किया तो क्या-क्या रिसोर्सेज़ यूज़ किया प्रिपरेशन टाइम में? मैंने एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। वैसे वो सब नहीं करना चाहिए। मतलब आई वुड सजेस्ट कि अपनी कोचिंग की मॉड्यूल्स बहुत मतलब बेनिफिशियल होती है। मतलब एलन की मॉड्यूल्स 2-3 बार सॉल्व कर लेना इज़ बेटर दैन डूइंग 2-3 एक्स्ट्रा बुक्स। हाँ, अपने जो भी कोचिंग के टीचर वगैरह होते हैं, वो कभी-कभी कुछ-कुछ बुक सजेस्ट करते हैं, तो वो जैसे करते रहना चाहिए साथ में, बट वो फिर स्टार्टिंग से करना चाहिए, वो लाइक ऐसे एकदम एंड में आके स्टार्ट नहीं करनी होती है। तो जैसे एक बुक मैथ्स में आई यूज्ड ब्लैक बुक, तो ब्लैक बुक मैं लाइक स्टार्टिंग से करती आई थी, तो लाइक उससे थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट वगैरह भी डेवलप हो गया था। तो दैट वाज़ द थिंग कि वो इनिशियली ही स्टार्ट कर दी थी मैंने। और उसके सिवाय आई यूज्ड टू हैव एक हमारे सर थे 12th में, सुदर्शन गुहा, तो उन्होंने ही बुक लिखी थी जेडी ली, मतलब उसका अडैप्टेड वर्ज़न। तो फिर वो उन्होंने ही सजेस्ट की थी कि वो हम सबको पूरी क्लास को यूज़ करनी है, उसी से पढ़ाते थे वो, तो वो रिसोर्स यूज़ किया था। और हमारे ऑर्गेनिक के सर थे सोनल रजोरा, तो उन्होंने भी बुक लिखी हुई है कोटा क्वेश्चन बैंक करके, वो काफ़ी अच्छी बुक है। तो वही, तो वो भी उन्हीं के सजेशन पे हमको यूज़ करनी थी। और फिज़िक्स के लिए आखिरी में मैंने एक बुक यूज़ की थी, फिज़िक्स गैलेक्सी की बुक थी वो, एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस इन फिज़िक्स। वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो लाइक ये सारी बुक्स यूज़ कर सकते हैं वही टाइम टू टाइम। और बाकी तो अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स एंड लाइक टेस्ट पेपर्स वगैरह ही ज़्यादा बेटर है करना। तो आपने फिज़िक्स में आपने बताया फिज़िक्स गैलेक्सी यूज़ किया। क्या इरोडोव के भी क्वेश्चन्स करते थे इस ड्यूरेशन में? हाँ, हाँ। इरोडो हमारे सबसे पहले तो हमारे को क्लास में स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक करके मिलता था, तो उसमें सारी ही बुक्स के अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स होते थे, इरोडोव, क्रोटोव, एचसी वर्मा के जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन्स हैं, और फिज़िक्स गैलेक्सी की भी जो बुक्स आती है संगीत वगैरह की, तो वो सारे क्वेश्चन उसमें थे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक हमारी क्लास में डिस्कस हो जाता था, तो इतना ज़्यादा फिज़िक्स में एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट हाँ, हमें कभी-कभी आउट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे 11th क्लास में नहीं होता था क्वेश्चन बैंक हमें क्लास में डिस्कस, तो फिर उस टाइम पे मैं इरोडोव के खुद क्वेश्चंस उठा के कर लेती थी कभी-कभी, क्योंकि वही की मुझे 11th में काफ़ी अच्छी लगती थी फिज़िक्स 11th वाली, तो उसमें मैकेनिक्स वगैरह के क्वेश्चंस मैं कर लेती थी। कभी-कभी ऐसे मज़े-मज़े में इरोडोव उठा ली कि कोई अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं किसी चैप्टर के, तो फिर वो मैं ऐसे कभी-कभी कर लेती थी। इतना मतलब अच्छे से तो मैंने उसे फ़ॉलो नहीं किया था, सारे क्वेश्चंस का फिर वैसा तो नहीं था, कभी-कभी कर लेती थी मैं। आपने बताया था कि 12th में ही आपने जेईई एडवांस क्रैक किया, जेईई मेंस क्रैक किया। तो आपने जब प्रिपरेशन किया, जो बच्चे होंगे, जो आगे भी जाएँगे अभी 12th में जाएँगे, तो आपका जेईई मेंस, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, फिर बोर्ड एग्ज़ाम सब साथ में ही आ जाते हैं। तो उसे कैसे मैनेज किया? और साथ में फिर उसके बोर्ड एग्ज़ाम के ठीक बाद आपका जेईई मेंस सेकंड आ जाता है, फिर 1 महीने बाद आपका जेईई एडवांस आ जाता है। हाँ, मतलब ये थोड़ा वो वाला टाइम रहता है कि इस टाइम पे सबको काफ़ी दिक्कत आती है। तो मैंने तो क्या किया था कि मैंने नवंबर में बोर्ड्स की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो नवंबर-दिसंबर मैंने थोड़ा बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर लिया था, और फिर उसके बाद साथ-साथ में मेंस का चल रहा था। बोर्ड्स और मेंस थोड़ा साथ-साथ में चलता है, क्योंकि जैसे जब बोर्ड्स के लिए केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एनसीईआरटी वगैरह का आता है काफ़ी कुछ हमारे मेंस में। तो वो उससे काफ़ी बेनिफिट हो जाता है केमिस्ट्री और फिज़िक्स में।
तो वही कि बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ में मैंने मेंस की प्रेप करी थी और फिर उसके बाद जब मेंस 1 हो गया था तो मतलब मेंस 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर वो अच्छा हो जाता है तो फिर आप एडवांस की तैयारी थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर उससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो मैंने भी वही किया था, मैंने मेंस 1 के बाद में फिर एडवांस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। थोड़ा बहुत मेंस का देखती रहती थी फॉर द सेकंड अटेम्प्ट ताकि मेरी थोड़ी परसेंटाइल इम्प्रूव हो जाए। बट वही है कि जनवरी के बाद जैसे ही बोर्ड्स खत्म हुए और फिर मैंने एडवांस का पूरा फुल फ्लेज तैयारी स्टार्ट कर दी थी। प्रैक्टिकल एग्जाम्स का इतना टेंशन नहीं रहता है, स्कूल्स वगैरह मैनेज कर लेते हैं, उसमें तो दिक्कत नहीं आती है। बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हुआ? जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए आपके अलग से पढ़ना पड़ा कुछ? क्योंकि बच्चे जो अभी 12th में होंगे वो सोचेंगे कि जेई की तैयारी करूं या बोर्ड की तैयारी करूं। बोर्ड का इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, मतलब मैंने भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले लिया था बोर्ड्स का। बोर्ड्स का इतना टेंशन नहीं लेना होता है, उसमें बस थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए और जो भी जैसे कोचिंग के मॉड्यूल्स हो गए या फिर आप ओसवाल के सैम्पल पेपर्स वगैरह आते हैं तो वो एक बार करके देख लो और एनसीईआरटी पढ़ लो, बोर्ड्स हो जाता है। बोर्ड्स का इतना टेंशन नहीं होता। फिर आते हैं जेई एडवांस के ऊपर। तो जेई एडवांस से पहले आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे जेई एडवांस के? साथ में जेई एडवांस का कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि इस बार पेपर आईआईटी कानपुर ने बनाया था। बहुत ज़्यादा रिव्यू ये थे कि पेपर 2 बहुत ज़्यादा टफ था। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था पेपर 1 में, पेपर 2 में? पेपर 1 देख के तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था क्योंकि मतलब काफ़ी ईज़ी पेपर आ गया था। तो ऐसा था कि 24 जैसे कट ऑफ काफ़ी हाई जा सकती है। तो पेपर 2 देख के फिर थोड़ा वैसा लगा कि हाँ, अब चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। तो पेपर बैलेंस था और अच्छा था एडवांस का हमारे वाला जो कानपुर ने बनाया था। और मॉक टेस्ट एडवांस के पहले मैंने काफ़ी दिए थे क्योंकि एडवांस में एक्चुअली हमें पैटर्न पता नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दे के अब अपना टेम्परामेंट डेवलप कर सकते हो, वो करना चाहिए बिकॉज़ एडवांस का पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग सा आता है और वो लाइक बहुत अच्छे से टेस्ट करता है सबको। क्योंकि जैसे उन लोगों ने हमारे टाइम पे पैटर्न भी चेंज कर दिया था, जैसे पहले 18 क्वेश्चन आते थे, हमारे टाइम पे 16 ही आए थे और मार्किंग वगैरह भी चेंज हो गई थी काफ़ी कुछ। तो उन सब पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। एडवांस में तो आपको थोड़ा पेपर अटेम्प्टिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए कि आपको कहाँ से पार्शियल मार्क्स लेने हैं, कहाँ पे आपसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कैसे-कैसे आप नंबर निकाल सकते हो, मतलब बस वही होता है कि आप कहाँ-कहाँ से नंबर बटोर सकते हो। एडवांस में तो यही देखना होता है। पेपर 2 में कामनेस कैसे बनाए रखें? क्योंकि बहुत सारे बच्चे का पेपर 1 अच्छा जाता है हर एडवांस के मॉक टेस्ट में, और पेपर 2 अच्छा नहीं जाता है, तो उसे कैसे कंट्रोल करें? पेपर 2 में ज़्यादातर लोगों को ये दिक्कत आती है कि वो थोड़ा दिन का टाइम रहता है तो लोग थक जाते हैं, बहुत सारों को तो नींद ही आने लग जाती है उस टाइम पे। मेरे साथ में भी इनिशियली दिक्कत आती थी कि मैं तो मतलब 1-2 बार तो मैं सो ही गई थी, ऑलमोस्ट मैं सो गई थी अपने मॉक टेस्ट में, एलन वाले में। बट इसलिए फिर मैं थोड़ा अपना वो बनाया था, शेड्यूल बनाया था कि नहीं, मेरे को पेपर के पहले किस तरह का खाना खाना है, क्या नहीं लेना है, क्या लेना है, उन सब चीज़ों का फिर मैंने काफ़ी ध्यान देना स्टार्ट किया था। और पेपर 2 में जैसे असली पेपर में जैसे हमारा टफ आ गया था, तो एलन के टेस्ट हम लोग दे चुके थे, तो हमें आइडिया था कि मतलब इतना टफनेस तो रहता है, हमें उससे भी टफ पेपर दिए गए थे। तो वही रहता है कि आप अगर जितने ज़्यादा टफ मॉक टेस्ट लगाते हो, तो आपको थोड़ा पता होता है कि अगर कैसे कभी टफ पेपर आ भी जाए तो मतलब कैसा रहता है। तो तो इसलिए मुझे इतना कुछ घबराने जैसा नहीं लगा था उसमें। और रादर अगर टफ पेपर आता है तो कंपटीशन एलिमिनेट हो जाता है। हमें तो ऐसे ही सिखाया गया था कि बहुत सारे बच्चे जैसे पैनिक कर जाते हैं, ये कर जाते हैं, वो कर जाते हैं, तो उसमें कंपटीशन कम ही होता है। तो आई वाज़ हैप्पी अबाउट दैट फैक्ट, तो मतलब हो गया था पेपर 2 अच्छे से। तो पेपर 2 पेपर 1 होने के बाद जे एडवांस का आपका क्या पर्सनल रिव्यू था? कि मतलब क्या एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ, इतने मेरे मार्क्स बन रहे हैं, इतनी मेरी रैंक आएगी, और क्या रियलिटी में रैंक और मार्क्स हैं? मतलब रैंक और मार्क्स का तो इतना एस्टिमेट मैं इनिशियली तो पेपर देते ही इतना अच्छे से तो नहीं लगा पाई थी। ऑल्दो मेरे को ये पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया है, आईआईटी में तो मैं जा रही हूँ। मैंने वो तो गाड़ी में बैठते ही पापा को बोल दिया था कि पापा आईआईटी तो हो गया है। पर वही था कि मार्क्स वगैरह का इतना श्योर मैं नहीं थी। मुझे इतना पता था कि 5,000 के अंदर रैंक आ जाएगी। और क्योंकि पेपर 1 मेरा अच्छा चला गया था और पेपर 2 भी मेरा ठीक-ठीक गया था। तो मुझे था कि मतलब पेपर 2 ठीक लग गया था, ऐसा मुझे लगा था, बट एक्चुअली में अच्छा चला गया था। तो वही था कि उस कारण से मेरा बन गई थी रैंक।
रैंक मैंने थोड़ी और बेटर एक्सपेक्ट की थी, वो कभी खत्म नहीं होता एक्सपेक्टेशंस तो खैर। बट मेरा ऐसा था कि मेरी रैंक कुछ 2000 के आसपास आएगी, बट हाँ वो 3000 तक चली गई थी थोड़ी। तो वो प्रिडिक्शन मेरा थोड़ा उधर चला गया था। बाकी तो बाकी तो सही था। और हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर पे एक्चुअली में मेरा काफ़ी टेम्परामेंट टेस्ट हुआ था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट पेपर दे रही थी तो मेरा कंप्यूटर ही खराब हो गया था, कंप्यूटर ही बंद हो गया था। तो फिर उधर उन लोगों ने कंप्यूटर 2-3 बार चेंज किया, मेरे को बीच में उठना पड़ा। पेपर स्टार्ट नहीं हुआ था उसके पहले ही, पर टाइमर स्टार्ट हो गया था। पेपर रीडिंग टाइम पे मेरे को कंप्यूटर वगैरह चेंज करने को दे दिया था और वो सब। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी पैनिक कर गई थी, और हमारा सेंटर भी इतना अच्छा नहीं था, तो उधर मतलब हमें ढंग से, गर्मी का टाइम था दिन का, तो फिर हवा नहीं आ रही है, कूलर नहीं लगाए अच्छे से, इन्विजिलेटर्स वगैरह इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था मेरे लिए। बाकी सब पेपर वाइज तो मैंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा काम रखने की कोशिश की थी कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, वैसे करके थोड़ा बहुत तो अपने आप को समझाना पड़ता है एटलीस्ट पेपर के टाइम तो, क्योंकि अगर पैनिक कर जाते तो फिर तो पेपर बिगड़ रहा है पक्का पक्का। रिजल्ट के दिन कैसा रिएक्शन था आपका? कैसा रिएक्शन था? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? रिजल्ट के दिन मैं तो सो रही थी आराम से, जब रिजल्ट आया पापा मम्मी ने मेरे को उठाया कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया है। तो फिर पहले तो मैंने उनको माना नहीं कि रिजल्ट कैसे, अभी तो क्योंकि आई थिंक थोड़ा जल्दी आ गया था रिजल्ट, तो एक्सपेक्टेड डेट से। तो वो कह रहे थे कि नहीं आ गया। फिर मैं अचानक से उठी, हमने देखा तो मम्मी तो देखी नहीं, मम्मी तो एकदम बस प्रेयर कर रही थी कि बस आ जाए आ जाए। पापा, मैंने खोला, पापा मेरे बगल में बैठे थे और मम्मी बगल में थी। देखा तो मेरे को जितना एक्सपेक्टेड था वैसा आ गया, तो मतलब मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि एकदम परफेक्ट काम हो गया था, कि एग्जैक्ट आ गया। और पापा और मैंने जो प्रोटेक्शन लगाया था ऑलमोस्ट कुछ कुछ वैसा ही था। तो हाँ मतलब काफ़ी खुशी हुई थी। फिर उसके बाद तो सेलिब्रेशन वगैरह हुआ, खुशी थे काफ़ी। तो जैसे आपने एलन से प्रिपरेशन किया, फिर ये जे एडवांस में आपकी रैंक आई अबाउट 3000 रैंक। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, और जो भी बच्चा प्रिपरेशन करता है, लास्ट में उसे काउंसलिंग का ऐसे नॉलेज ज़्यादा नहीं होता है कि काउंसलिंग में आपकी जोसा राउंड, फिर अगर किसी का आपका आईआईटी में जे एडवांस में अच्छी रैंक नहीं आई है तो सीसेब राउंड, तो ये बहुत सारे स्टेट की काउंसलिंग्स होती है। तो आपको आपको काउंसलिंग में किसने गाइड किया, और साथ में काउंसलिंग में क्या आपकी प्रायोरिटी थी पहले से? और जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे स्टार्टिंग्स में 11th में, तब आपकी कौन सी आईआईटी ड्रीम आईआईटी थी? ड्रीम आईआईटी आईआईटी दिल्ली थी कोइंसिडेंटली। मेरा एक बार मेंस में इंटरव्यू भी हुआ था, तो उन्होंने उधर भी पूछा था, तो मैंने बोला था कि मुझे आईआईटी दिल्ली ही जाना है। तो ये तो पक्का था कि या तो दिल्ली जाना है या तो बॉम्बे जाना है फॉर्म भरते टाइम। और काउंसलिंग के टाइम पे पापा ने मोस्टली, पापा मम्मी ने, दादी वगैरह ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। हम लोग मतलब जो 1 महीने का ब्रेक मिला था एडवांस और रिपोर्टिंग के बीच में, हमने पूरा इसमें एनालिसिस में निकाल दिया था। और साथ में हमारे एलन के काउंसलर थे, वो स्पेसिफिकली इसी चीज़ पे काम करते हैं जो सब वगैरह के लिए। तो उनके पास भी मैं गई थी 2-3 बार उनसे सब चीज़ों के बारे में पता करने। उससे पहले इंटरनेट वगैरह पे जो जैसे नई-नई ब्रांचेस वगैरह थी, उनके बारे में काफ़ी रिसर्च किया था मैंने। और ब्रांचेस का थोड़ा फिक्स था, क्योंकि मुझे पहले से ही लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पसंद थी। तो जैसे कोर वाली ब्रांचेस नहीं लेनी है, ये सब। तो मेरा काफ़ी कुछ चीज़ें फिक्स थी। तो फॉर्म भरते टाइम हम लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कत क्या है, बट हाँ, थोड़ा बहुत जैसे चीज़ें कैसे अरेंज करना है, क्या उनका ऑर्डर रखना है, रैंकिंग वगैरह क्या रखनी है, उन सब में हम लोगों ने काफ़ी दिमाग लगाया था बैठ के, मैंने, पापा ने। और क्या कहते हैं, वो जो हमारे एलन के काउंसलर थे, उनसे भी हमने काफ़ी पूछा था। उन्होंने हमको एक्चुअली में लिस्ट दे दी थी कॉलेज की प्रायोरिटी वाइज़, और ब्रांचेस की ओपनिंग और क्लोजिंग भी पापा के फ्रेंड थे मोशन में, तो उनसे हमें मिल गई थी कि कौन-सी ब्रांच की क्या ओपनिंग क्लोजिंग रही है। तो वैसे रैंक वाइज़ भी हम लोगों ने कि मेरी रैंक पे मुझे क्या पिछले साल सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ मिल सकती थी। तो उस चीज़ के देख के और वो सब करके फिर हमने फॉर्म वगैरह भरा था। बट हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लंबा सा काम होता है, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपकी अभी करंट ब्रांच क्या है आईआईटी दिल्ली में?
मेरी करंट ब्रांच है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, ईसीएम है। वो 2020 में ही खुली है इधर, और वो थोड़ा रोबोटिक्स और इन सब की तरफ इंक्लाइन ज़्यादा है। इंटीग्रेटिंग सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, एआई और ये सब। तो जैसे आपने बताया था कि क्लास 8 से आपको रोबोटिक्स का शौक था और कोडिंग का भी, तो ये फायदा हुआ कि आपको वही ब्रांच भी मिल गई। हाँ, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, और अभी इधर आईआईटी दिल्ली में भी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही एक मेटो रोबोट भी बनाया है, और अभी भी हमारे कॉलेज का जो रोबोटिक्स क्लब है उधर काफ़ी काम मैं कर रही हूँ। मैंने अभी स्टार्टअप भी पिच किया था अपना, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का इवेंट हुआ था, उसमें मैं जीती भी थी। तो मतलब कि वो ब्रांच लेने का तो मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है, इसलिए मैंने उसको सबसे फर्स्ट प्रेफ़रेंस में ही डाल दिया था कि रोबोटिक्स मिल रहा है तो मतलब तो यही लेना है। और उधर जाके भी मैं अभी बहुत ज़्यादा रोबोटिक्स, एआईएमएल वगैरह में ही काम कर रही हूँ। तो अभी आईआईटी दिल्ली में इतने दिनों में आपका टाइम हो गया, 8-9 मंथ हो गए आईआईटी दिल्ली में गए हुए। तो इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका आईआईटी दिल्ली में? आईआईटी दिल्ली में काफ़ी अच्छा ही रहा है एक्सपीरियंस, दोस्त वगैरह काफ़ी अच्छे बन गए हैं, और उधर कैंपस लाइफ अच्छी है, सब लोग मज़े वगैरह करते हैं। हमारे बहुत सारे फेस्ट वगैरह होते रहते हैं इधर, मतलब ऑलमोस्ट हर महीने ही कोई ना कोई फेस्ट रहता है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते रहते हैं। मुझे इन जनरल टेक वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं कल्ट की साइड ज़्यादा जाती नहीं हूँ। मैं अपना प्रोग्रामिंग वगैरह करती रहती हूँ, वेबसाइट्स वगैरह बना के, और ऐप्स वगैरह बना के लॉन्च वगैरह करती रहती हूँ। स्टार्टअप्स के ऊपर ज़्यादा काम करती हूँ मैं फ़िलहाल इधर, बट हाँ, सीनियर्स भी काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी अच्छे हैं। तो हाँ, आईआईटी दिल्ली में तो लाइक काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, और मतलब वर्थ इट होता है कि आप जेईई क्रैक करके इधर आओ। और बैडमिंटन वगैरह मुझे काफ़ी पसंद था, जिससे मैंने छोड़ दिया था अपनी प्रिपरेशन बोर्ड्स वगैरह और जेईई के लिए। तो वो फिर मैंने इधर आके वापस कंटिन्यू किया है, कोर्ट्स वगैरह सारी लाइक फैसिलिटी स्पोर्ट्स की, आपको जो चाहिए आपको सब मिलेगा इधर। तो वही है कि इफ़ यू प्रिपेयर एंड इफ़ यू गेट इनटू एन आईआईटी, तो मतलब हाँ, इट इज़ वर्थ इट। तो जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी आईआईटी दिल्ली के एकेडमिक्स के आप पढ़ रहे होंगे, साथ में आप स्टार्टअप आपने बताया, रोबोटिक्स के स्टार्टअप बताया, कोडिंग आपको इंटरेस्ट है, वेबसाइट लॉन्चिंग, तो उसमें आपको डिफरेंस क्या लगा अपनी लाइफ में जब आप जेई की तैयारी कर रहे थे और जब आप आईआईटी दिल्ली में हैं? दोनों में मतलब एकदम 180 डिग्री का डिफरेंस है, क्योंकि जेई में तो आप लोग थोड़ा से अकैड्स वगैरह पे फोकस करते हो, नंबर कैसे आ रहा है, ये कैसे वो कैसा है। और उधर आके अकैड्स तो मतलब करना ही है, बट उसके साथ भी फिर बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो एकेडमिक्स यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा रूल ही है कि सब कुछ एक रात पहले ही होता है, पेपर जो भी हो रहा है तो उसकी एक रात पहले ही तैयारी होगी, बस उसके पहले भले ही हमें पूरा महीना दिया हुआ होगा तो कोई भी नहीं पढ़ता है। हम लोग बस जब माइनर आ रहे हैं, अभी हमारा मिड सेम ब्रेक चल रहा है तो माइनर हुआ है, तो मतलब अगर पेपर कल है तो उसके 1-2 दिन पहले ही हम लोग उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ है। तो एकेडमिक तो मतलब हो जाता है, मैनेजेबल है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ईज़ी है या आसान है, पर हाँ, मैनेजेबल है अगर आपको ठीक-ठाक चीज़ें बनानी है, जैसे 8.5 से 9 के बीच में अगर आपको सीटी चाहिए, तो अगर आप ठीक-ठीक पढ़ लेते हो, क्लासेस चले जाते हो, लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर लेते हो थोड़े बहुत, और पेपर के पहले 1 हफ्ते पहले सीरियसली उस चीज़ को एक बार खोल के देख लेते हो कि क्या है उसमें, तो कैड्स मैनेज हो जाते हैं, बस थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है, और बाकी सारी चीज़ें फिर आप आराम से कर सकते हो। बट अगर जैसे आप छोड़ दे रहे हो, बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो, किताबें ही नहीं खोल रहे हो, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। नहीं तो ऐसे तो मतलब पढ़ाई के साथ बाकी सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे अभी आईआईटी धनबाद में 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया हट चुके हैं, तो क्या आईआईटी दिल्ली में भी हट चुके हैं? नहीं, नहीं, आईआईटी दिल्ली में 75% क्राइटेरिया है, और उल्टा हमारी 8-8 बजे की क्लासें होती है सुबह, और हमें उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 8 से 8 1 के बीच में 1 मिनट में ही अटेंडेंस वो लोग ले लेते हैं। तो मतलब कि हमारे तो है अभी 75% क्राइटेरिया, बट अगर हट जाए तो काफ़ी अच्छा है, मतलब प्रॉब्लमैटिक ही होता है, क्योंकि बच्चे इन जनरल क्लासेस में जाके नहीं पढ़ते हैं, सब लोग खुद ही पढ़ते हैं एट द एंड। तो आईआईटी दिल्ली के वो ट्रुथ जो लोगों को नहीं पता है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो आईआईटी दिल्ली में नहीं है, वो ट्रुथ। ट्रुथ तो एज़ सच, जैसे हम जब प्रिपेयर करते हैं तो कभी-कभी हमें बताया जाता है कि कॉलेज की जो पढ़ाई है वो काफ़ी आसान सी होती है, या मतलब आप नहीं करते हो और उधर बहुत बस मस्ती-मस्ती होती है।
तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जाके पढ़ाई होती है और मतलब कि हाँ, अच्छे से करनी भी पड़ती है, उसको मैनेज करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है। एक तो ये चीज़ हो गई और उसके सिवाय मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिससे मैंने सोशल नेटवर्क अगर आपने कभी मूवी देखी है तो उसमें सब लोग काफ़ी अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तो वैसा भी नहीं होता है। आईआईटी में भी सब तरह के बच्चे आते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सीरियस हों चीज़ों को लेके, तो वो भी रहता है। उधर सारे अच्छे-अच्छे बच्चे नहीं मिलते हमेशा। वो आगे की ईयर्स में जाके सीरियस हो जाते हैं, वो अलग बात है कभी-कभी लाइक 3rd ईयर तक रिटर्न वगैरह लग जाती है तब, पर ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है। तो वो रहता ही है। इवन आईआईटी दिल्ली में भी काफ़ी बच्चे हैं जो कि इतना सीरियस नहीं है चीज़ों को लेके, सब लोग मज़े वगैरह करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। जैसे आपको आईआईटी दिल्ली में गए हुए 8 मंथ 9 मंथ हो चुके हैं, और आपने देखा होगा कि प्रीवियस ट्रेंड्स हैं कि स्टार्टअप जो बहुत अच्छे इंडिया से निकलते हैं वो आईआईटी दिल्ली से निकलते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे आईआईटी से। तो क्या डिफरेंस लगता है, स्टार्टअप कल्चर इतना अच्छा क्यों है आईआईटी दिल्ली का? स्टार्टअप कल्चर इसलिए एक तो ये है कि जैसे अभी हम वहाँ पे हैं तो 3rd ईयर के सीनियर्स ही अपना बहुत बड़े-बड़े स्टार्टअप्स बना के बैठे हैं, तो उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और जैसे कि अभी मैं खुद काम कर रही हूँ, तो मुझे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का फेस्ट हुआ था, उसमें मैंने पिच किया था, उसमें बहुत सारे फाउंडर्स वगैरह आए थे जिनको मैंने बताया था अपने आइडिया के बारे में। मुझे 1 लाख रुपए भी मिले थे उस चीज़ के लिए। तो वो ऐसे मोटिवेशन मिलता है कि अगर आपको लोग प्राइज़ मनी दे रहे हैं चीज़ों के लिए, आपको लोगों से कनेक्ट करवाते हैं, जो इन चीज़ों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उधर जैसे अश्नीर ग्रोवर आ जाते हैं या फिर जैसे दीपेंद्र गोयल है, जैसे उनके पास इतना अच्छा एलुमनाई नेटवर्क है पहले से, तो वो प्रमोट करते हैं इन सब चीज़ों को। हमारे वहाँ पे क्लब्स हैं, ईडीसी करके हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है, वहाँ पे बहुत सारी टॉक्स वगैरह होती रहती है और कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कॉम्पिटिशन्स में हमें बोलते हैं कि हम टीम्स बनाएँ, अपना कोई स्टार्टअप आइडिया लेके आएँ, कुछ प्रोडक्ट बनाएँ, हैकाथॉन्स वगैरह होती रहती है। तो वही है कि कॉम्पिटिशन्स और ये सब काफ़ी ज़्यादा ऑर्गनाइज़ होते हैं और फिर जैसे कि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही है और आप उन्हें बिना करे रह भी नहीं सकते, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं क्योंकि तो फिर एक पुश मिल ही जाता है कि हमें भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बस वही रहता है। तो जैसे आपने बताया था स्टार्टिंग में कि आप कोटा के पहले रहने वाले भी हैं और कोटा से प्रिपरेशन भी किया है। तो जो बच्चे अभी कोटा जाएँगे, जो अभी 10th में हैं और 10th की पेपर अभी खत्म हुआ है, अब जाने ही वाले होंगे जो बच्चे, उन्हें क्या अपना एक्सपीरियंस आप बताना चाहोगे? और जो ट्रुथ जो बच्चों को नहीं पता है, जो आए कोटा नहीं गए हैं प्रिपरेशन करने या फिर कोटा जो जाने वाले हैं, उनके लिए क्या ट्रुथ होगा जो लोगों को नहीं पता है? कोटा में जो लोग बाहर के होते हैं उनको लगता है कि कोटा में काफ़ी ब्लैक एंड व्हाइट सी लाइफ होती है और इधर बस डिप्रेशन में घूमते रहते हैं बच्चे। वैसा मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है। पर मैं बोलूँगी कि इट्स नॉट दैट वे हमेशा। इट डिपेंड्स कि आप लोग या तो लोगों को लगता है बहुत ही डिप्रेशन की लाइफ है या फिर बच्चे यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा मज़े और मस्ती और ये सब करते हैं। तो वैसे रियलिटी में इतना नहीं होता जितना जैसे आप कोटा फैक्ट्री या फिर दूसरी मूवीज़ में देखते हो। कोटा फैक्ट्री टू सम एक्सटेंट फिर भी थोड़ा एक्यूरेट था। जैसे कोटा में मैं जो भी इधर आ रहे हैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि यू शुड गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस प्लेस क्योंकि कोटा एक ऐसी जगह है कि अगर आप जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उनके लिए तो मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप बुक शॉप से भी जाओगे तो उसके शॉपकीपर को भी ऑलमोस्ट हर बुक के बारे में पता होता है कि ये किस चीज़ की बुक है, ये किस चीज़ की बुक है और आपको मतलब सारा मटेरियल आराम से मिल जाता है। इवन अगर आप इधर कोई कोचिंग भी जॉइन नहीं करते हो और आप बस कोटा में रह के और मटेरियल ले लेते हो, तो भी आपको मतलब कि इधर वैसा आपको एनवायरनमेंट मिलता है और ये मतलब मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि आप देख रहे हो कि सारे बच्चे हैं, आपके ही बराबर के हैं, सब उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर आपको एक जिससे मोटिवेशन ये मिलता है कि सब कर रहे हैं मुझे भी करना चाहिए। आप अगर खुद के होम टाउन में हो आप देख रहे हो कि आप अकेले उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, खुद मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि मैं भी क्यों ही कर रहा हूँ या फिर लगता है कि कंपटीशन कम है, कोई भी नहीं कर रहा है, तो मेरा आराम से हो जाएगा। बट आप इधर आओगे तो आपको दिखेगा कि मतलब कि एक्चुअली में बच्चे कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या लेवल चल रहा है चीज़ों का। जैसे कि जो बाहर के बच्चे होते हैं मेंस में, उनकी अगर 95-96 परसेंटाइल आ जाती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि क्वालीफाई हो गए, हो गया काम।
बट एक्चुअली में अगर आपको आईआईटी में जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट 99 से ऊपर परसेंटाइल चाहिए होती है टू इन मेंस टू गेट इनटू आईआईटीज। वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट एक बेंचमार्क होता है कि जिसकी मेंस में 99 के ऊपर या 98 के आसपास आई है, उन्हीं का इन जनरल अच्छे आईआईटीज में सिलेक्शन होता है। तो ये सब चीजें आपको कोटा में ही आके पता चलती है कि क्या लेवल चल रहा है एक्चुअली में चीजों का, और जो लाइक अच्छे रैंकर्स हैं वो कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, उनकी क्या रिसोर्सेज है, और लाइक आपको 1-to-1 रिव्यू मिलता है कि क्या चल रहा है चीजों के बारे में। तो अगर आप अच्छे से पढ़ो, अगर आप सीरियसली कंसिस्टेंटली आपकी पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे आके, और चुपचाप अपना काम करके घर जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खाना खा रहे हो, मस्त रहते हो, तो कोटा में कोई दिक्कत नहीं आती है कभी भी। मतलब मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है। आईआईटी दिल्ली में हायरार्कियल ऑर्डर कैसा रहता है कि मतलब बच्चों में डिफरेंस होता है कि हाँ ये बच्चा सीएससी बैकग्राउंड का है, ये बच्चा मैकेनिकल का है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, या केमिकल का है? नहीं, मतलब इनिशियली जब हम लोग आए थे तो हम लोग एक दूसरे से डिपार्टमेंट वगैरह थोड़ा पूछते थे कि अगर मेरे डिपार्टमेंट का बच्चा है तो उससे पहले दोस्ती कर लेते हैं ये सब। बट अब जब जैसे हमें 8 महीने हो गए, तो ये जो डिपार्टमेंट्स के बीच की बॉर्डर लाइन होती है ये खत्म हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट। हाँ, थोड़ा ये रहता है कि जो एकदम ही नीचे के डिपार्टमेंट है, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया या बीटेक एंड डिजाइन वगैरह हो गया, उनको कभी कभी दिक्कत आती है। पर इन जनरल वहां पे कोई आपसे आपका डिपार्टमेंट नहीं पूछता है कि आपका क्या डिपार्टमेंट है या आप क्या कर रहे हो। वो मोस्टली बस यही पूछते हैं कि आप क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, क्या स्टार्टअप कर रहे हो, या फिर आपने वहां पे जाके क्या अचीव करा है। जैसे कि वहां पे बहुत सारे कल्चरल क्लब्स हैं, तो आप कौन से जैसे हमारे वहाँ पे डिबेटिंग भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, डिबेटिंग हो गया या क्विजिंग हो गया, तो आप कौन से क्लब के रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हो, आप वहां पे जाके क्या काम किया है उस चीज को ज्यादा देखते हैं। कौन से स्पोर्ट में आप हमारे कैंपस को जिता रहे हो, क्या काम कर रहे हो, उधर जाके उस चीज पे ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं आपको, रादर देन कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हो। तो अगर आप अपने यंगर सेल्फ को समझाएं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रिपरेशन में आपको चेंज, आप फिर से अगर 10th में चले जाएं तो क्या प्रिपरेशन में आप चेंज करेंगे? मैं इन जनरल मतलब मुझे कुछ इतना ज्यादा लगा नहीं था कि मैं कुछ ज्यादा इम्प्रूव कर सकती थी इस चीज में। बस ये रहता कि अगर मैं थोड़ी टेंशन कम लेती चीजों की, और थोड़ा और ज्यादा चीजों पे अच्छे से फोकस करती, मटेरियल थोड़ा और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर लेती, इधर उधर एक्स्ट्रा बुक्स लगाने की जगह एक ही मटेरियल को 2-3 बार लगा लेती, तो शायद मेरे को थोड़ा ज्यादा फायदा मिल सकता था। और टेंशन चीजों की कम लेके और उन पे काम ज्यादा करो। मतलब जैसे अगर पेपर के नंबर आ रहे कम आए हैं तो ठीक है, बुरा लगता है, पर ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन तक उसको लेके रो रहे हो। अगर ठीक है कम आया, बुरा लगा, तो आपको जाके और आपके जो प्रोफेसर्स हैं या फिर जो भी आपके उधर कोचिंग में सर वगैरह है, उनसे जाके बात करनी चाहिए कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मुझे कैसे इम्प्रूव करना है इन चीज़ों को, इन चीज़ों में मुझे कैसे काम करना चाहिए। मतलब चीज़ों को इमोशनली लेने की जगह प्रैक्टिकली अगर ज़्यादा लेंगे तो मुझे और ज़्यादा फ़ायदा मिलता, क्योंकि मुझे भी कभी-कभी तो काफ़ी बुरा लग जाता था अगर कम मार्क्स आ जाते थे तो। ऑल्दो एंड तक आते-आते मैंने उस चीज़ को थोड़ा हद तक इम्प्रूव कर लिया था, बट अगर शुरुआत से रहता तो शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलता। और मेन तो यही था कि मैंने मटेरियल थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इधर के पेपर, उधर के पेपर, बहुत सारी चीज़ें लगाना स्टार्ट कर दी थी। पूरा कुछ भी नहीं होता था, और मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन हो गया था। तो वो ना करके और कम चीज़ों को करके और अच्छे से कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। और जितने ज़्यादा डाउट्स पूछ सकते हैं, जितने ज़्यादा टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं, वो करना चाहिए आपके। क्योंकि एलन में आप आते हो तो यहाँ पे बहुत काफ़ी बच्चे होते हैं, तो टीचर कभी-कभी हो सकता है कि आपको वन टू वन अटेंशन ना दे पाए। तो बच्चे अगर खुद जाके, क्योंकि मैं तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा डाउट्स पूछती थी और मतलब मेरे ऑलमोस्ट हर टीचर मुझे जानते थे वहाँ पे। तो वैसा रहना चाहिए, और अच्छे से डाउट्स वगैरह क्लास में भी जो आ रहे हैं ऑन द स्पॉट पूछ लेना चाहिए। कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इधर बच्चे जो भी सोच रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एट द एंड अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो कोई ध्यान नहीं देगा इन सब चीज़ों पे। तो इतना नहीं सोचना चाहिए, डाउट्स वगैरह अच्छे से पूछ लेना चाहिए। मेन तो यही रहता है। अगर जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो बच्चे अभी कॉलेज में जाने वाले हैं, तो अपना एडवाइस क्या आप देना चाहेंगे उन्हें, बच्चों को, दोनों कैटेगरी के बच्चों को? कॉलेज में तो अभी मेरे को भी 8 ही महीने हुए, तो मैं इतना ज़्यादा कुछ उनको एडवाइस दे नहीं सकती। पर मैं यही बोलूँगी कि जब भी आओ तो दोस्त अच्छे बनाना, देख के बनाना, क्योंकि सब तरह के बच्चे आते हैं यहाँ पे।
तो दोस्त अच्छे बनाने चाहिए क्योंकि एट द एंड आपका सर्कल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे आके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फोमो भी होता है कि सब लोग पार्टी में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? या फिर ये बच्चा इसमें जीत रहा है, ये उसमें जीत रहा है, तो मैं क्यों नहीं जीत पा रहा हूँ? ये सब बहुत ज़्यादा फोमो वगैरह होता रहता है। तो उसको थोड़ा जितना अवॉइड हो सके और अपने आप पे जितना ज़्यादा ध्यान दे सकें, उस पे फ़ोकस करना चाहिए। और जेईई प्रेप में तो वही है कि सोचो कम और काम थोड़ा ज़्यादा करो, तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो बिफोर एंड दिस एक रैपिड फायर क्वेश्चंस हो जाए जिसमें आपको वन वर्ड्स में आंसर देने हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी अच्छी है या फिर ऑफलाइन स्टडी अच्छी है आपके हिसाब से? ऑफ़लाइन। जेई प्रिपरेशन में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन, इसमें से कौन सा फैक्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और कौन सा एज अ ऑर्डर क्या होगा आपका तीनों में? सबसे पहले तो आई थिंक सो मोटिवेशन, देन कंसिस्टेंसी एंड देन डिसिप्लिन बिकॉज़ लाइक मोटिवेशन से ही आपकी कंसिस्टेंसी आएगी एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट दैट मीन्स इवेंचुअली यू आर डिसिप्लिन्ड। तो आईआईटी दिल्ली में आपका क्या एम रहेगा एज अ प्लेसमेंट और एज स्टार्टअप कल्चर? स्टार्टअप कल्चर मतलब मुझे तब तक कंपनी बनानी है, ब्रांड बनाना है। और अभी क्या आपको मोर मोर इंटरेस्टिंग लगता है एज अ क्लब एक्टिविटी या फिर स्पोर्ट्स? डिपेंड करता है क्लब कौन-सा है, अगर इट्स रोबोटिक्स या फिर कोई ऑब्वियसली क्लब में चलिए डिबेटिंग मुझे काफ़ी पसंद है, तो डिबेटिंग कर लेती हूँ। एंड स्पोर्ट्स तो मेरा चलता रहता है, साथ में बैडमिंटन मैं खेलती हूँ, तो उधर तो मैं डेली जाती हूँ। तो वो थोड़ा डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। तो थैंक यू सो मच फॉर joining us, गिविंग वंडरफुल इंसाइट्स अबाउट कोटा, जेई प्रिपरेशन, साथ में आईआईटी दिल्ली एक्सपीरियंस, स्टार्टअप कल्चर एंड मैनी थिंग्स रिगार्डिंग दैट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। और ये पॉडकास्ट आपके लिए जल्दी आ जाएगा चैनल पे, तो चैनल पे बने रहो और ऐसी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट चैनल पे आते रहेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहो, मचाते रहो।